हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ केमिस्ट्री को लेकर ऑब्जेक्टिव में तो सभी वीडियो बना रहे हैं, डेली का डेली ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है सबका। तो जब ऑब्जेक्टिव इतना आ रहा है तो किसी को सब्जेक्टिव भी पढ़ाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं सब्जेक्टिव के लिए। यह आपको सब्जेक्टिव सीरीज के लिए पहला वीडियो है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कराए जाएंगे जो ट्वेल्थ क्लास में इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज का ये वीडियो जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 से देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सब्जेक्टिव में बनाया जाता है, उसको लिखने का तरीका भी सिखाएंगे कि आपको आना भी चाहिए और उसे कैसे सजाकर लिखा जाता है। दोनों चीज आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखे जरूर देखिएगा। तो इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन जो चालू कर रहे हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के डेफिनेशन से ही है कि आखिर रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। कि रासायनिक बलगतिकी यानी रासायनिक गतिकी की बात करेंगे, होता क्या है। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में ही पता चल रहा है कि केमिकल काइनेटिक यानी गति के बारे में बताना है। तो ये जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी क्या होता है या रासायनिक गतिकी क्या होता है, तो जब देखिए किसी भी डेफिनेशन को लिखेंगे तो पहले उसका टॉपिक लिख के डैश देकर तब लिखेंगे कि यह क्या है। केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ में उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कब तेज हो रही है, कब मध्यम हो रही है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है। ये सब के बारे में क्या किया जाता है, इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में अभिक्रिया दर क्या है, यानी कि जैसे कि आपको नॉर्मल वेग होता है उसी तरह अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ये बोलेंगे कि कौन सी अभिक्रिया तेज है, धीमी है, तो आखिर अभिक्रिया का वेग क्या है, इसे परिभाषित करना होगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए जब किसी डेफिनेशन को अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया के दर का लिखना है तो पहले अभिक्रिया दर लिख के, अगर अंग्रेजी पता है तो अंग्रेजी लिखिए, नहीं पता है तो रहने दीजिए, और उसके बाद डैश देकर तब लिखा जाएगा। ठीक है, और इसको ब्लैक से लिखिए, इसको ब्लू से, चाहे इसको ब्लू से इसको ब्लैक से, अलग अलग कलर से, ताकि कॉपी जो है खूबसूरत दिखेगा। और जब लिखेंगे तो अभिक्रिया का दर होता क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग कहने का मतलब क्या, कि जब क्या हो रहा है कि समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारक की जो मात्रा होगी समय के साथ और कम होते जाएगी। इसका मतलब क्या करेंगे, इसी को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ठीक है, समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन होगा, सांद्रता में। जैसे आपको चाल होता है समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, उसी तरह से वेग जो होता है अभिक्रिया के लिए तो वही दूरी के जगह पर होता है सांद्रता। तो सांद्रता में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, तो इसको क्या कहा जाएगा, अभिक्रिया का वेग कहा जाता है या अभिक्रिया का दर कहा जाता है। अगर इसमें आपको एडिशनल जानकारी लिखना होगा तो आप चाहेंगे तो इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया का वेग बराबर, इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा कि वेट क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, और बटे में क्या लिखा जाएगा, समय। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय भी लिख सकते हैं, परिभाषा हो गया। अगर मात्रक की बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इससे क्या होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी लिख देते हैं तो कॉपी जांचने वाला थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि नहीं लड़का तेज है पढ़ने में, इसको पूरा नंबर दे दिया जाए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आप बढ़ा देंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभिक्रिया दर समीकरण क्या है या वेग नियम समीकरण। सेम सवाल को अभिक्रिया दर समीकरण या बोलेगा वेग नियम समीकरण क्या है। तो अगर वेग नियम समीकरण की बात करेंगे तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वेग नियम समीकरण क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग उसके अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब एक अभिक्रिया है, ए है और बी है, दोनों मिलके क्या कर रहा है, प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे केस में अभिक्रिया का दर, कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, ये अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो ये समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह ऐसे देंगे,
समानुपाती क्या होगा, उनके अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पर अभिकारक ए है और अभिकारक बी है, तो हम लिखेंगे ए की सांद्रता, सांद्रता को बड़ा वाला कोष्टक से लिखते हैं, और अभिकारक बी है तो बी की सांद्रता, इस पे पावर n देंगे, इस पे पावर m देंगे। अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना होगा तो लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k इंटू, नियतांक ला दिए हैं, वेग नियतांक किसको कहेंगे, k a पे पावर n और b पे पावर m। आप m n कर सकते हैं, x y कर सकते हैं, यहाँ पे पावर कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा वेग नियम समीकरण। सवाल आपसे पूछ देगा कि वेग नियम समीकरण क्या है या अभिक्रिया का दर समीकरण क्या है, तो पहले ये समीकरण लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ये इतना समीकरण लिखेंगे, यहां तक लिखेंगे 2 नंबर लेने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम समझते हैं, क्या दिया गया है। देखिए अगला सवाल है दर स्थिरांक। चाहे एक बात और जानकारी इसमें भाई लगे हाथ बता देते हैं कि ये जो वेग नियम है या दर समीकरण, तो ये वेग नियम किसने दिया है, तो ये वेग नियम न्यूटन दिए हैं। यह वेग नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अब ये मत कहना कि आए केमिस्ट्री में न्यूटन आ गए, हाँ तो केमिस्ट्री में भी न्यूटन बड़ी खतरनाक व्यक्ति है, जिधर भी मौका मिलता है उधर मैथ में भी न्यूटन आ जाते हैं, कैलकुलस में। तो ये न्यूटन के द्वारा वेग नियम समीकरण दिया गया था, ठीक है। ये चाहे ये भी पूछ देता है कि न्यूटन के द्वारा दिया गया वेग नियम समीकरण क्या है, चाहे न्यूटन का वेग नियम क्या है, तो यही चीज लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको एक्स्ट्रा जानकारी में रखिएगा ध्यान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लोग को टोटल 10 क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा या अन्य किस टॉपिक पे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं हमको कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दर स्थिरांक क्या है। दर स्थिरांक के बारे में बताएं, तो दर स्थिरांक जो है अभी वेग नियम समीकरण बनाए थे जिसमें k से जो आया था उसी को कहा जाता है दर स्थिरांक। तो इसको अगर परिभाषा दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे, तो दर स्थिरांक क्या है, एक प्रकार का अव्यतांक या नियतांक होता है जो क्या करता है, निश्चित तापमान पर अगर तापमान में परिवर्तन नहीं होगा तो इस विशेष अभिक्रिया के दर को क्या करता है, वह व्यक्त करता है। तापमान निश्चित रहना चाहिए, ठीक है, यह क्या करता है, उसे व्यक्त करता है। और ये जो k का मान होता है वह अभिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि वह कौन सी अभिक्रिया है, इसके अलावा यह तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी जो दर स्थिरांक होता है वह प्रकृति यानी कि सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करेगा कि हर अभिक्रिया का अलग अलग होगा, और साथ में यह तापमान में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सेम तापमान पर k का मान भी सेम रहेगा, ठीक है। और तापमान के अनुसार यह क्या होता है, बदलता है। यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि वेग स्थिरांक का मान कब बदलता है, तो जब तापमान में परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन होगा। और यह किसके समीकरण के द्वारा पता चला, तो अर्हेनियस का। अर्हेनियस का समीकरण k बराबर a e टू द पावर माइनस EA बटे में RT, ये होता है अर्हेनियस का समीकरण जो संबंध बताता है वेग स्थिरांक में और ताप में या सक्रियण ऊर्जा के साथ संबंध बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि, इस तरह के क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछते हैं। तो अभिक्रिया का कोटि क्या होता है, देखिए कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वेग नियम समीकरण में अभिकारक की सांद्रता, कि वेग नियम जो समीकरण लिखे हैं, वेग नियम समीकरण क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k इंटू ए पे पावर m लिखे चाहे x लिखें और b पे पावर हम लिखते हैं y। तो वेग नियम समीकरण में अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग, तो घातांक का योग यानी x प्लस y, घातांक का योग कर दिए, और इसी को कहा जाता क्या है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, वेग नियम समीकरण में अभिकारक की सांद्रता का घातांक को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो जब डेफिनेशन ये पूछेगा तो हम ये लाइन भी लिखेंगे, साथ ही ये डिराइव भी करेंगे, ठीक है। और यही पूछेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, तो वेग नियम समीकरण में अगर घातांक का योग यदि 1 आ गया यानी x प्लस वाई बराबर यदि 1 आ गया तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, अगर जोड़े 0 आ गया तो शून्य कोटि अभिक्रिया, अगर जोड़े 2 आ गया तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, जोड़े भिन्न आ गया तो भिन्न कोटि अभिक्रिया होता है।
तो ये इस पे भी आ सकता है, या आने वाले समय में आपको परीक्षा में ये बोल देगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, या द्वितीय कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सेम यही चीज होगा कि वेग नियम समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग यदि 1 हो जाए तो उसे कहा जाएगा प्रथम कोटि, 0 हो जाए उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। आपको अंतर बताना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या होती है, इसको बताना है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि का तो अभी हम डेफिनेशन बताए ना इससे पहले वाला में, तो सेम वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। और आणविकता, इसको मोलिकुलरिटी कहा जाता है। क्या होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले जो प्रभावी टक्कर देने वाले कण होते हैं, उनके कणों की संख्या को क्या कहा जाता है, आणविकता कहा जाता है। आणविकता कहने का मतलब क्या कि वैसे अणु जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उसके कितने कण टकरा रहे हैं उनकी संख्या को कहा जाता है क्या, आणविकता। और अभिक्रिया की कोटि तो आपको पता ही है कि अभिकारक की सांद्रता के घातांक के योग को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, एक गुणांक होता है। और ये क्या करता है कि इसका मान जो होता है, जब भी अभिक्रिया की कोटि का मान होगा तो हम प्रयोग के द्वारा उसको ज्ञात करते हैं। ये प्रयोगता होता है, प्रैक्टिकल के थ्रू हम निकालेंगे। लेकिन ये जो मान होता है हम थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं, लेकिन टक्कर का मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगा। और अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्न भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है। कहने का मतलब अभिक्रिया की कोटि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, लेकिन आणविकता कभी भी 1.5 नहीं होगा। आणविकता होगा तो 1 होगा, 2 होगा, मतलब 1 अणु टकराया, 2 अणु टकराया, 4 अणु टकराया, तो वह टक्कर जो होगा आणविकता दर्शाएगा। और आणविकता हमेशा पूर्णांक होगा, और यह पूर्णांक और भिन्न दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रखेंगे, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, देखिए ये तो पहले भी चर्चा हो गया है कि अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बताइए कि अर्हेनियस समीकरण क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि अर्हेनियस समीकरण क्या करता है, वेग स्थिरांक को और तापमान में संबंध बताता है। और क्या संबंध बताता है, बताता है कि k बराबर a e टू दी पावर माइनस EA बटे में RT, ये क्या करता है, इसको कहते हैं अर्हेनियस का समीकरण। और इसमें ये बताएंगे कि k का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, r का मतलब क्या होता है, EA का मतलब क्या होता है, और T का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, इन सब का मान क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे T का मतलब होता है ताप, EA का मतलब सक्रिय ऊर्जा, R का मतलब नियतांक 8.314, K का मतलब जो होता है, ये जो होता है K का मतलब वेग स्थिरांक, ये जो होता है अर्हेनियस स्थिरांक होता है। ठीक है, ये चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक का मान आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे ही सवाल बनाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो ये चीज जो होता है सक्रियण ऊर्जा, अंग्रेजी में इसको एक्टिवेशन, एक्टिवेट करने वाला। तो एक्टिवेट करने वाला मतलब कि वह ऊर्जा जिससे कोई अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है, उसे क्या कहा जाएगा, सक्रियण ऊर्जा कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई अभिकारक है, जब इसको ऊर्जा देंगे तब जाके यह बॉन्ड अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने में जो ये ऊर्जा लगा है, इसी को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कई बार अभिक्रिया 2 चीजों का होता है, तो उसको गर्म करना पड़ता है। गर्म करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने तरफ से ऊर्जा दे रहे हैं ताकि क्या हो सके, अभिक्रिया शुरू हो सके। जैसे दहन की क्रिया, कागज में आग लगाना होगा तो क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से उसको उष्मा देना पड़ेगा। तो अगर हम उष्मा दे रहे हैं, कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, वहां पर उसको सक्रिय ऊर्जा दे रहे हैं। और एक बार आग लग गया तो फिर अब आपको ऊर्जा देने का जरूरत नहीं है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है, उसको क्या कहा जाता है, सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और ये हमेशा अभिकारक को ही दिया जाएगा, कभी भी प्रतिफल को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, दिया गया है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कि मत पूछो, जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सब इस चैप्टर का छांट के दे दिए हैं।
कि अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब कि आखिर कौन कौन सा वह चीज है जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किया जा सकता है किसके द्वारा? ताप के द्वारा। ताप के द्वारा कहने का मतलब कि अगर आपको कोई अभिक्रिया है तो उसको क्या करेंगे, अगर तापमान को बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। चाहेंगे तो अभिकारक की सांद्रता, यानी उसमें क्या करेंगे, जो अभिकारक है उसको और गाढ़ा कर देंगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तीसरा होता है उपस्थित उत्प्रेरक, अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और चौथा होता है सरफेस एरिया, जैसे कि अगर मान लीजिए आप जला रहे हैं किसी लकड़ी को, तो अगर एक बड़ा सा लकड़ी है जो टुकड़ा में नहीं बटा है, केवल एक बड़ा सा एक जगह है, तो वह धीरे धीरे जलेगा। लेकिन उतना ही लकड़ी को अगर छोटे छोटे टुकड़ा में बांट के अलग अलग कर देंगे और तब आग लगाएंगे तो सब आसानी से क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो यानी वहां पर क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का वेग इन्हीं चार चीजों पर क्या करता है? निर्भर करता है। समझ गए बात को? चलिए अगला समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए, अगर उत्प्रेरक को लेकर सवाल बोलेगा तो कहता है कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक कहने का मतलब कि वह पदार्थ जो क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है लेकिन अपने मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे क्या कहा जाएगा? उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है लेकिन स्वयं अभिक्रिया में समाप्त नहीं होता है, मतलब अपने आप को खत्म नहीं करेगा लेकिन अभिक्रिया को खत्म कर देगा, उसे क्या कहा जाएगा? उत्प्रेरक कहेंगे। और उत्प्रेरक करता कैसे काम है? तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? कम कर देगा। तो जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगा तो उसका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है। और ये पूछता भी क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक क्या करता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, उसका काम क्या है? तो उसका काम होता है सक्रियण ऊर्जा को कम करना। समझ गए? आप लोग को आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन बताया है। इसके अलावा इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी में और कौन कौन से सवाल हो सकते हैं? तो आपको सवाल अर्धआयु को पूछ सकता है कि अर्धआयु क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रथम कोटि के लिए अर्धआयु, द्वितीय कोटि, ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है लेकिन अर्धआयु पे सवाल जरूर आ सकता है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अन्य किस टॉपिक पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला देंगे। इस वीडियो को आप लोग एक कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट है और उसका सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा। अपने से परिभाषा, आप अपना परिभाषा अपने से बनाइए और साथ में मल्टी कलर पेन लेकर बैठिए, एक ब्लू और एक ब्लैक, ताकि आपको हेडिंग डालने में आसानी रहे। क्वेश्चन में नहीं, इसके अंदर में कि हाँ ये भाई उत्प्रेरक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे करके लिखिएगा। खूबसूरत कॉपी रहेगा, राइटिंग बढ़िया रहेगा तो जांचने वाले का मन खुश होगा तो आपको खूब नंबर देगा। अगर वहीं आप जाके बकरी के टांग जैसा वही में खाली लिख दिए हैं तो अनेरिया कर्नाटक सही सवाल पे भी नंबर आपका काट देगा। इसीलिए आप अभी प्रैक्टिस करिए कि आपका कॉपी पर बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्टिव सवाल बने। खाली ऑब्जेक्टिव रटेंगे, सब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी ध्यान देना है और सब्जेक्टिव भी ध्यान देना है। ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।